हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा जो हम पिछले वीडियो के अंदर जो हमने तीन तरह के बॉन्डिंग पढ़ी थी। एक तो हमने सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हम बॉन्ड्स जो हैं तीन तरह के पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो ये हमने पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक कॉसल और लेविस के स्ट्रक्चर पे। अब उसी का आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कॉल्ड वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी जो थी ये सिडविक और पावेल ने दी थी, और ये बेसिकली रिलेटेड है टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका शेप देने के लिए किस तरह के उनके शेप्स होते हैं, ये थ्योरी उनके शेप्स को बताती है। और इसको फिर आगे जाके गिलेस्पी और नैलोम ने इसको फर्दर मॉडिफाई किया था, और जिससे कि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो हैं उनका स्ट्रक्चर भी आराम से बताया जा सके, तो उसके लिए ये थ्योरी है वो दी गई थी। तो वेस्पर का बेसिकली फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसके नाम के अंदर ही है कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में, पेयर्स के बीच में रिपल्शन होता है। और रिपल्शन होने के कारण वो दूर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो एक दूसरे से दूर जा सके वो उसकी कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो, मतलब कम से कम रिपल्शन हो। इसीलिए वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और इसी के कारण उनके जो है डिफरेंट शेप्स बनते हैं। तो सबसे पहले वही वेस्पर थ्योरी सबसे पहले सिडविक और पावेल ने दी थी 1940 के अंदर, और इसी को आगे डेवलप किया था गिलेस्पी और नैलोम ने 1957 के अंदर। कि ये जो बेस्ड है ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड है, कि जो उनके डायरेक्शन बॉन्ड बनते हैं सैडल एटम के अराउंड, उसमें कुछ होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो उन्होंने आपस में क्या करें हैं, शेयर करें। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो उन्होंने बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, या जिनको हम लोन पेयर भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारी थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिटरमाइन होता है कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कितना रिपल्शन है, और उसी रिपल्शन के कारण ही जो है उनके डिफरेंट शेप्स बनते हैं। तो बेसिकली ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सैंडल एटम के चारों ओर, वो जो साइड में जो दूसरे एटम है उनको रिपेल करता है। जो उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, उनको रिपेल करता है और उनको मैक्सिमम दूर से दूर जाने भेजने की कोशिश करता है, जिससे कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो। रिपल्शन अगर कम होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बेसिकली दो तरह के हमारे पेयर्स होते हैं, एक तो होते हैं लोन पेयर और एक होते हैं बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर वो होते हैं जो बच जाते हैं, और बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। तो ये कहता है कि जो लोन पेयर होते हैं वो सेंट्रल एटम के अराउंड जो है स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं और वो ही ज़्यादा रिपेल करते हैं। अगर बॉन्ड पेयर है तो उनके बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है तो उनके बीच में रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। और दोनों ही अगर लोन पेयर हैं, दो अगर लोन पेयर हैं किसी एटम के ऊपर, उनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ही वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अगर मिनिमम रिपल्शन होगा तो मिनिमम उसकी एनर्जी होगी और वो मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो स्टेबल जाने के लिए ही, स्टेबल होने के लिए ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर ले और रिपल्शन मिनिमम हो जाए। जितना रिपल्शन मिनिमम होगा उतना ही मॉलिक्यूल हमारा मैक्सिमम स्टेबल होगा। अब वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, वेस्पर थ्योरी जो होती है एक स्पेसिफिक शेप देती है मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। ठीक है, तो वो शेप बना, अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें कोई भी शेप नहीं बताता। तो हमारी वेस्पर थ्योरी जो है वो बेसिकली शेप बता रही है, और ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताती है मॉलिक्यूल का। और बेसिकली वो यही कहती है कि बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो अपने से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके अंदर रिपल्शन मिनिमम हो। जितना कम रिपल्शन होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल जो उनके बीच में है, जो मतलब जो दो एटम्स हैं जो बॉन्डिंग कर रहे हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है उसको डिटरमाइन कौन करता है? तो उसको डिटरमाइन बेसिकली जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको डिटरमाइन करते हैं कि उसका शेप कैसा होगा। अगर देखो जैसे दो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखा रखे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के कारण उनका बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, और जहाँ पे रिपल्शन कम होगा वहाँ पे उनके बीच में बॉन्ड एंगल कम होगा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो 116 डिग्री का है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो 122 डिग्री है, वो दी गई थी। तो वेस्पर का बेसिकली फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसके नाम के अंदर ही है कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में, पेयर्स के बीच में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने के कारण वो दूर से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो एक दूसरे से दूर जा सके वो उसकी कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो, मतलब कम से कम रिपल्शन हो। इस कैसा होगा, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका शेप जो बनेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ठीक है। अगर मान लो किसी जैसे हमारा कोई मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट है BF3, तो बोरोन के चारों ओर 3 एटम है फ्लोरीन के, लेकिन बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों उसने शेयर कर लिए, तो शेयर करने के कारण उसका जो बॉन्ड होगा वो मैक्सिमम 3 जो है वो 3 दिशाओं में जो मैक्सिमम जा सकते हैं वो ट्राइगोनल के रूप में ही जा सकते हैं। अभी आपने बाकी के जो बैंड स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी आपने इतना नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ फोकस रखना है ट्राइगोनल प्लेनर के ऊपर। तो इनके बीच में मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, मैक्सिमम अगर ये 3 जो फ्लोरीन के एटम है वो दूर जाएंगे तो मैक्सिमम वो 120 डिग्री का एंगल बना के मैक्सिमम दूर जा सकते हैं। तो इसमें आपका SO3 हो, चाहे आपका NO3 माइनस हो, चाहे आपका CO3 2 माइनस हो, इनके स्ट्रक्चर भी हम बाद में आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ अभी BF3 पे कंसंट्रेटेड रखो कि अगर BF3 टाइप का मॉलिक्यूल है, AX3 भी कह सकते हैं इसको, A हमारा सेंट्रल एटम है और X उसके साथ जो दूसरे अदर 3 एटम्स अटैच हैं, तो उनका शेप हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा अगर उसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर सारे ही जो इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के वो अगर बॉन्डेड हैं, यानी उन्होंने बॉन्ड बना लिया है और कोई भी बचा नहीं उसके पास में, तो वो हमेशा शेप ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। अगर उसके पास में 2 ही एटम है साइड में, सेंट्रल एटम के साइड में 2 एटम्स है और कोई भी अनशेयर्ड पेयर नहीं है, यानी उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो वहां पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो मैक्सिमम 2 एटम कितने दूर जा सकते हैं, वो मैक्सिमम 180 डिग्री के ऊपर दूर जा सकते हैं, और इसको हम कहते हैं टाइप AB2। ए सेंट्रल एटम और बी जो उसके साथ में 2 दूसरे एटम अटैच हैं वो। तो इसका एग्जांपल आपका सिंपलेस्ट है BeF2 का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2 और 2, उसके पास में लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और दोनों जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड में एक फ्लोरीन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन से क्या हो गया, शेयर हो गया। तो शेयर होने के कारण अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, इसी कारण से जो मैक्सिमम उन्होंने दूरी तय करी है वो 180 डिग्री की है, वो 180 डिग्री पे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारा 360 डिग्री का एक पूरा होता है, तो उसमें मैक्सिमम 2 एटम कितने डिग्री पे जा सकते हैं, 180 डिग्री के ऊपर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि अगर 2 एटम अटैच हैं तो लीनियर बनेगा, और अगर 3 एटम उसके साथ में अटैच हैं तो वो आपका बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है, जैसे ये लीनियर का एक और एग्जांपल है CO2 का, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो आप 10th में पढ़ते हो कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, यानी सेंट्रल मेटल जो है हमारा, सेंट्रल एटम जो है सॉरी, उसके चारों तरफ कोई भी अब लोन पेयर नहीं है, तो उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो मैक्सिमम उसने 180 डिग्री का एंगल जो है वो एक्वायर कर लिया है। ये ट्राइगोनल हमने अभी पीछे पढ़ाई था BF3 का, ये वही सेम है कि हमारे पास 3 एटम है सेंट्रल एटम के चारों ओर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल उनके बीच में 120 डिग्री का बनेगा, और उसका जो टाइप है वो कहलाएगा AB3 टाइप, जैसे एल्युमिनियम फ्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2, 8 एंड 3,
तो 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों उसने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए। तो शेयर करने के कारण अब उसके पास में कोई लोन पेयर नहीं है एल्युमिनियम के पास में, सेंट्रल एटम के पास में। तो मैक्सिमम 3 एटम है वो कितनी दूरी पे जा सकते हैं एक दूसरे से, वो जा सकते हैं 120 डिग्री पे, और इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका BF3 का एग्जांपल जो हमने पहले भी पढ़ा था वो इसे है। उसके बाद अगर उसके चारों ओर 4 एटम है, तो 4 एटम है तो वो मैक्सिमम जो है वो, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि 4 में 109.5 डिग्री का कैसे बन गया। तो मैक्सिमम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर वो जो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जा सकते हैं वो जा सकते हैं 109.5 डिग्री पर। तो इसका एग्जाम्पल हमारा CH4 मीथेन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और कितने हुए, 2 और 4, तो 4 एटम इसके साथ में हाइड्रोजन के अटैच हैं, एक एक सब शेयर कर लेंगे। कार्बन के पास में, सेंट्रल एटम के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, तो उसके कारण मैक्सिमम ये जो 4 हाइड्रोजन है वो 4 दिशाओं में जाने की कोशिश करेंगे और 3 डायमेंशन में वो मैक्सिमम दूर जाएंगे और वो 109.5 डिग्री का बनाएंगे। ये जो हम सारे स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है, ठीक है, हम फिर बाद में भी पढ़ेंगे कि अगर उसमें मान लो लोन पेयर आ जाए तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अगर मान लो 2 एटम अटैच हैं तो वो लीनियर बनाएगा, 3 एटम अटैच हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, सेंट्रल एटम के साथ 4 हैं, लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल CCl4 है, वो 3 डायमेंशन के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। जो ब्लैक है वो आपका सेंट्रल एटम है कार्बन का, और उसके चारों ओर ये 4 एटम है इसके क्लोरीन के। ठीक है, तो ये 4 दिशाओं के अंदर हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री का बनता है। अब अगर 5 एटम अटैच हैं, तो 5 अगर एटम अटैच हैं किसी सेंट्रल एटम के साथ में, तो वो बनाएंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल, यानी एक ट्राइंगल का शेप बनेगा और एक एटम ऊपर की साइड में और एक साइड एटम नीचे की साइड में होगा। तो इसको शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल, एक ऊपर और एक नीचे की साइड में। ये ध्यान रखना ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। इनको हम कॉपी पे अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये एंगल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो 3 एटम जो मैक्सिमम एक दूसरे से गए दूर वो 120 डिग्री पे गए, और जो 2 एटम बचे उन्होंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया सेंट्रल एटम के साथ में। तो जो हमारे इक्विटोरियल हैं वो 120 डिग्री का बनाएंगे, और जो एक्सियल हैं ऊपर और नीचे वाले ये बनाएंगे 90 डिग्री का। और इसका एग्जाम्पल है आपका PF5। जो हमारा फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2, 8 एंड 5। 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास में और 5 ही फ्लोरीन है। एक एक इलेक्ट्रॉन सारे फ्लोरीन शेयर कर लेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। तो उसके कारण अब जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास में एक भी एक भी लोन पेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं उसके पास में, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो मैक्सिमम जो वो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, उसके कारण जो वो स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट विल बी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये आपने याद रखने हैं। 2 अगर हैं तो लीनियर बनेगा, 3 एटम अटैच हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, 4 एटम अटैच हैं तो टेट्राहेड्रल बनेगा, 5 एटम अटैच हैं सेंट्रल एटम के साथ में तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनेगा। और विद एग्जांपल मैंने आपको बताया है। और इसको टाइप किस तरह से कहते हैं, AB5। AB5 का मतलब है A आपका सेंट्रल एटम और B जो दूसरे उसके साथ में अदर जो दूसरे एटम अटैच हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो ये AB5 हो गया। सेंट्रल एटम आपका यहाँ फॉस्फोरस है और 5 आपके फ्लोरीन के एटम अटैच हो गए। अगर 6 एटम उसके साथ में अटैच हैं तो वो जो शेप बनेगा वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल का। जो 6 एटम है सेंट्रल एटम के साथ में, जैसा एग्जांपल है SF6 का, सल्फर के एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2, 8 एंड 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास में, सल्फर के पास में, और 6 फ्लोरीन है। उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन उससे सल्फर से शेयर कर लिया, और शेयर करने के बाद वो जो मैक्सिमम दूर जाएंगे वो उनका शेप जो बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, और सभी के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये जितने भी हम स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं, आपको फिर याद दिला रहा हूँ, इसमें कोई भी सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर होगा तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और उसके हिसाब से उसका अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हमारा एक और था। अगर मान लो 7 हैं तो वो पेंटागोनल बायपिरामिडल बनता है। पेंटागोनल बन गया, 5 तो वहां हो गए और एक ऊपर और एक नीचे, वो पेंटागोनल बायपिरामिडल कहलाता है।
ठीक है, तो ये आपका BF3 का एग्जांपल जो हमने पहले भी पढ़ा था वो इस। तो मेन जो हमने चीजें पढ़ी हैं कि अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एटम सेंट्रल एटम के साथ में 2 हैं तो वो लीनियर शेप होगा। अगर सेंट्रल एटम के साथ में 3 है तो वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। 4 हैं तो टेट्राहेड्रल बनेगा। 5 अगर उसके साथ में पेयर अटैच हैं यानी दूसरे एटम अटैच हैं तो वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। और अगर उसके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, सॉरी इसको ठीक करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है ये, 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। और अगर उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो शेप बनाएगा ऑक्टाहेड्रल। और अगर 7 हैं तो मैंने आपको बताया है वो बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है 5 वाले में, अगर 5 हैं तो उसका शेप बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसको थोड़ा सा आप कर लेना, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। और 6 का बनेगा ऑक्टाहेड्रल और 7 का बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल में 5 उसके कॉर्नर्स होते हैं, उनके ऊपर एक एक एटम हो जाएगा और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जनरल शेप्स जो थे वेस्पर थ्योरी के अनुसार, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो इस तरह के शेप्स बनेंगे। तो ये आपने उनके बॉन्ड एंगल्स भी याद रखने हैं, उनके शेप्स भी याद रखने हैं कैसे बनेंगे। जो पहला था हमारा, 2 अगर एटम है लीनियर बनता है, उसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर 3 है तो वो शेप ट्राइगोनल प्लेनर बनता है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। 4 हैं तो टेट्राहेड्रल बनेगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, सॉरी 109.5 डिग्री का होगा। अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, जिसमें ट्राइगोनल वाले जो हैं उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और जो ऊपर है हमारे एक्सियल वाले उनका बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, इक्वेटोरियल का 120 और एक्सियल का 90 डिग्री। इसी तरह से अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर सारे ही जो हैं बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री के होंगे। टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री का है और ऑक्टाहेड्रल के अंदर सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बेसिक अगर समझ में आ जाएगी। मैं आपको इनका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका शेप कैसा होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको उनका जनरल वेस्पर थ्योरी का एक तो मेन आइडिया पता होना चाहिए कि वेस्पर थ्योरी जो है मेन चीज़ क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, उसके हिसाब से उसका शेप बनेगा, उसका शेप डिसाइड होगा। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। फिर आपने लीनियर में कैसा शेप बनता है, ट्राइगोनल में क्या, प्लेनर में कैसा बनता है, कितने एटम्स होते हैं, टेट्राहेड्रल में कैसा शेप होता है, उसके बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होते हैं, आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है उसमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होते हैं, जो आपका ऑक्टाहेड्रल है उसके अंदर कितने बॉन्ड जो है वो कितने डिग्री के होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर आप ये याद रखो, क्योंकि आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगा जब हमारे लोन पेयर आ जाएंगे। तो लोन पेयर आ जाएंगे तो वो फिर अपना शेप चेंज करेंगे और उनके बॉन्ड एंगल भी चेंज होंगे, लेकिन हमें सबके बॉन्ड एंगल याद नहीं रखने, सिर्फ जो हमारे मेन शेप्स हैं इनके बॉन्ड एंगल आपको याद रखने हैं। और कुछ और मॉलिक्यूल्स आएंगे जो हमारे बहुत कॉमन यूज होते हैं तो वहाँ पे उनके भी बॉन्ड एंगल हमें याद रखने पड़ेंगे। तो वो उसको करने के लिए एक फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपको डेली काम दिया जाता है अगर आप वो ढंग से कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक साथ सारा काम करने की कोशिश करोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए डेली की डेली जो आपको वीडियोस सेंड किए जा रहे हैं उसको आपने डेली देखकर और उसको समझना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और जितनी भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो इजीली आपकी मैं रिमूव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप वो प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो वो बढ़ती जाएगी और फिर आपको जो है लास्ट के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए इसको एक बार, 2 बार, 3 बार देखो इस वीडियो को। इसीलिए ये बेनिफिशियल है आपको। बोर्ड पे जैसे हम पढ़ाते हैं तो वो एक बार पढ़ा के ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप जब भी चाहें, आप YouTube के ऊपर वीडियोस हैं, कभी भी जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आए उस टॉपिक को आप वापस जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपका, एक तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना और एक जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ वो आपको इजीली मिल जाए। तो इससे आपको जो है चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा उनको
बार बार यूट्यूब के वीडियो को देखना। फिर आपको वीडियो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप सीधे चैनल से आप वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वेस्पर थ्योरी में जो हमारे मेन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम कुछ थोड़ा सा टिपिकल पे पहुंचेंगे, तो तब तक आप इसको ढंग से रिवाइज कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। अपने सेहत का ध्यान रखिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए।